वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। आज कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का जो हमारा राजस्थान बुक है, पहले भाग से हम छठा चैप्टर लेकर हाजिर हैं और चैप्टर का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों, सो एक भी लाइन इसकी मिस नहीं करेंगे और जहाँ भी इम्पोर्टेंट बातें आएगी और जहाँ से प्रश्न बनने का होगा वो पूरा बताया जाएगा। तो बने रहें वीडियो में और देखें। साथियों, पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवशिष्ट का अध्ययन किया था, यानी चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? इन सभी के सवालों के जवाब जो है हम इस अध्याय में तलाश करेंगे, ढूंढेंगे। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। अब यहाँ पर जो है अरावली की जो विशेषताओं में एक विशेषता ये भी आती है कि यह प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। साथ ही में राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थली है एवं दक्षिणी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया? डायरेक्ट एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, तो बताएंगे 4। कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। चलिए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं एक एक करके। तो पहला हमारे पास में है ऑप्शन थार मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली एक प्राचीन जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है और ये राज्य के 12 जिलों में लगभग 61%, अगर सही देखा जाए तो कई किताबों में इसको 61.66% दिखा रखा है, लेकिन आपको 61.11 ध्यान रखना है। 61.11 या 61% इसके अप्रोक्सीमेट ही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है वो कितना प्रतिशत एरिया है? तो 61.11 है। और वहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों पता होना चाहिए, 40% जनसंख्या निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं। यह मरुस्थल जो है विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व वाला है, यानी इसकी विशेषता बता रहे हैं। थार के मरुस्थल की विशेषताओं में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी थार की विशेषता है या विशेषताएं हैं। ठीक है साथियों, तो जो विशेषताएं उनको ध्यान रख लीजिए। तो जनघनत्व ज़्यादा है, पशु घनत्व भी ज़्यादा है, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता, ये सभी जो हैं, इन सभी की वजह से विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। कौन सा? थार का मरुस्थल। साथ ही में बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थली भाग को भारतीय महामरुस्थल यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धुरे कहते हैं। बिल्कुल, ये एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका साथियों कि बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धुरे कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गरी मैदान, अर्ध मरुस्थली भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतर प्रभावी क्षेत्रों में विभक्त कर सकते हैं। जो जो हम क्लासेस आगे बढ़ाएंगे तो इनका विस्तार होता जाएगा साथियों, चैप्टर बड़े आते जाएंगे। अभी चैप्टर छोटे चल रहे हैं, क्लास 7 में कुछ और बढ़ के आएंगे, फिर 8th में और बढ़ के आएंगे, इस तरीके से 9th 10th ऐसे पढ़ेंगे तो साथियों ज्ञान बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत की बात करें तो राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है।
तो अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका साथियों। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और साथ ही में कितने प्रतिशत पर अरावली का विस्तार है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 9% भाग पर। अरावली की विशेषता और भी है कि यह विश्व के सबसे जो प्राचीन है पर्वतों में से एक पर्वत है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो दक्षिण में गुजरात से लेकर के, ठीक है, दक्षिण के गुजरात जो खेड़ ब्रह्म है ना, वहाँ से लेकर के उत्तर में दिल्ली के रायसीना की जो है वहाँ तक फैला हुआ है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर। अगर केवल राजस्थान में पूछी जाए तो राजस्थान में 80% है। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती हैं। कौन सा है? पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। यह भी एक इसकी विशेषता हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। यह भी इसकी विशेषता होगी साथियों। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है, वन्य जीव मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला जो है वो मानसून जो है उसको रोक करके क्या करती हैं? दक्षिण राजस्थान में जो वर्षा करती हैं। और इन्हीं कारणों से राजस्थान को जो है राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं इसको। किसको? अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है उसके सबसे ऊंची चोटी का नाम ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और इसकी कुल मिला के लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। और सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू में। ठीक है साथियों, किसी किसी किताब में दे रखा है 1727 दे रखा है। हालांकि वो भी सही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक मंदिर बना हुआ है तो मंदिर की ऊंचाई 5 मीटर से प्लस कर दी जाती है, तो आंसर आता है 1727, वरना 1722 दोनों सही है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। ये देखिएगा, ये कुछ बता रखा है। ये जो आप देख रहे हो बीच में, दक्षिणी अरावली से जो उत्तर जो है अरावली बता रखा है बीच में। ये बीच में जो आप देख रहे हो ना, ये राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांट रही है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अपन पूर्वी मैदान की। तो पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा वो उनके सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23%, बिल्कुल ये भी इम्पोर्टेंट है, 23% भाग पर फैला हुआ है। पूर्वी राजस्थान जो है कितने भाग पर फैला हुआ? पूरे राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ की जो हम बात करें, चंबल नदी की बात करें, तो चंबल नदी के आसपास जो है कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहड़ या डांग खाद भूमि, बेड लैंड जो टोपोग्राफी है उसके नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूँ। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहड़ डांग या उत्खात भूमि यानी कि बेड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अब बताना साथियों, 40% इसमें भी है और 40% हमने पहले पढ़ा था। बताओ ये कहाँ था? वो था पश्चिमी मरुस्थल। कितना प्रतिशत एरिया है वहाँ का? 61.11%। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान का इसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान किसे कहा जाता है?
ठीक है। और 56 का मैदान में अगर नदी का नाम आ जाए तो क्या लिखोगे? माही नदी। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार का दूसरा नाम क्या है साथियों? हाड़ौती का पठार। राज्य के लगभग 7% भाग में फैला है ये। कितने भाग में फैला हुआ है? अच्छा, 9% भाग में कौन फैला हुआ है? अरावली। ठीक है साथियों। और 61% की बात करें तो क्या आ जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 23% आप बताइए, 23% कौन सा हिस्सा है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हमने पढ़ा दिया वैसे, हालांकि हमने पढ़ा दिया अभी हाल ही में, थोड़ी देर पहले ही। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित माध्यम काली है, जो कि उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों की बात करें तो इसमें सिरोही में स्थित उड़िया। अब बिल्कुल यहाँ से एक एक लाइन का प्रश्न बनेगा साथियों। उड़िया पठार कहाँ है? तो सिरोही में। और आबू पर्वत कहाँ है? तो ये भी सिरोही में। उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार। भोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर एवं राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार है? मैसा का पठार। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भागों में स्थित ऊपरमाल। ऊपरमाल का संबंध किससे साथियों? ऊपरमाल का संबंध है चित्तौड़गढ़ से और भीलवाड़ा से। उदयपुर में प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहाँ संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। वर्तमान में ये सलूम्बर में आता है साथियों। ये पुरानी बुक है, इसमें जो दे रखा है वो उदयपुर दर्शा रखा है। अगर आपके एग्ज़ाम में उदयपुर और सलूम्बर दोनों आते हैं तो आपको लिखना है सलूम्बर, न कि उदयपुर। ठीक है। अगर उसमें सलूम्बर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? उदयपुर लिख सकते हैं लसाड़िया पठार के लिए। ओके साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। जलवायु व चक्र बात करें। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति हमने बता दी थी, क्या थी इसकी अक्षांशीय स्थिति। और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है। कितने प्रकार की जलवायु स्थितियाँ हैं? 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। और जहाँ के पश्चिमी राजस्थान में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। कितनी है? 61% भाग में। ठीक है साथियों। अरावली की अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर अरावली के पूर्व में अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, स्वयं माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अत्यधिक जो है वो शुष्क है। यहाँ पर देखो वार्षिक वर्षा भी बता रखी है किस इलाके में कितनी होती है। तो साथियों इसको आप जो है पॉज करके आप देख सकते हैं, अगर चाहे नक्शा देखना चाहें अच्छी तरह से तो। और ये संकेत भी आप देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, कहाँ कितनी वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वर्षा जो है वार्षिक वर्षा का जो है बता रखा है टारगेट यहाँ पे। ठीक है ना साथियों। तो आपको थोड़ा सा इसमें है स्क्रीनशॉट, अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और इसको देख लीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मालूम हो गया है कि राजस्थान में मुख्य 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु होती है, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में कब से कब तक रहती है? तो मार्च से लेकर के जून तक रहती है। वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? जुलाई से सितंबर तक रहती है। और शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी। अब हम इन सभी को विस्तार से पढ़ते हैं। बात करें हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें साथियों, गर्मी की बात करें तो इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों से सामान्यतः 30 से 40 डिग्री के मध्य में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो खास करके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू ये आदि जिले जो हैं इनमें तापमान कितना रहता है साथियों? 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। थार का मरुस्थल रेतीला होने के कारण जो है भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक आता है। रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है,
इसी वजह से जो है मरुस्थल में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात का बहुत कम हो जाता है, जिससे दैनिक तापांतर एवं वार्षिक तापांतर भी अत्यधिक होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है, मतलब दैनिक तापांतर जो है किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो है जैसलमेर ज़िले का। ठीक है, ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस क्षेत्र में जो है सबसे ठंडा रहता है। तो सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, माउंट आबू। और सबसे गर्म और ठंडा पूछे तो जैसलमेर, दैनिक के हिसाब से पूछे तो, है ना, वरना फिर आंसर ट्रू बनेगा इसका। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है हाल ही के दिनों में, तो 2022 में जो रीट एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया था कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो अत्यंत गर्म हवा होती है, धूलभरी हवाएं होती है, उसको क्या कहते हैं, उनको लू कहा जाता है साथियों। एग्ज़ाम प्रश्न पूछा जा चुका है ये। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती हैं। वर्षा ऋतु की बात करेंगे अपन हम, तो राजस्थान की जो 90 से 95% जो वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य में होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से जो है बरसात होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो कि अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होता है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें कहाँ होती है, झालावाड़ ज़िले में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, झालावाड़ ज़िले में। कितनी, लगभग 100 सेंटीमीटर, जिससे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़, ध्यान रखिएगा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर में। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर स्थान पूछे तो बताओगे माउंट आबू, जिला पूछे तो झालावाड़। माउंट आबू में बारिश कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर, और झालावाड़ में कितनी होती है साथियों, 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार जो है कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु, इसकी बात करें तो राजस्थान में शीत ऋतु जो होती है वो, इसमें क्या होता है, तापमान जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी होने के कारण तापमान जो है वो 0 डिग्री या कुछ स्थानों पर इससे भी कम चला जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू जो होता है राजस्थान में अत्यधिक ठंडा रहता है। और इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवनें चलती है, और उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुके साथियों कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ और मावट ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, बरसात से संबंधित है। और भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, ठीक है। या इसको किसका हिस्सा है, ये पश्चिमी विक्षोभ का हिस्सा है, ये भी कह सकते हैं। ये दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर के, ये भी प्रश्न यहाँ से बन चुका है कि ये जो चक्रवात होते हैं भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं, जो कि गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे। अकाल और मरुस्थलीकरण की हम बात करेंगे। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल यानी कि सूखा पड़ता रहता है। इसका कारण क्या है, वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहते हैं। ठीक है साथियों, कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थ ने क्या किया है कि जिस तरीके से विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन कर दिया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध जो है उनका भी क्या उपेक्षा की है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आर्थिक और सामाजिक जीवन जो है प्रभावित हुआ है। अगर हम बात करें भौतिक दशाओं की बात करें, तो भौतिक दशा में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे
मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल जो है वो बढ़ता जा रहा है, फिर भी वृक्षारोपण के द्वारा इसे कम करने के प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमने चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। अब कुछ जो है ग्लोसरी के वर्ड्स हैं, इनको हम देखते हैं। बंजर का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जहाँ पर पैदावार नहीं हो सकती, खेती नहीं की जा सकती है। खेती के लिए अनुपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। बीहड़, उत्खात। चंबल नदी का नाम सुना आपने? उत्खात भूमि। चहड़, तो नदी के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। ठीक है, सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? चंबल नदी। समवर्षा रेखा, जैसा नाम से मालूम पड़ता, सम मतलब समान, वर्षा मतलब बारिश। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो समवर्षा रेखा कहलाती है। मानसूनी की बात करें, मानसून से पता चलता है बारिश की बात बता रही है। तो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं जो होती हैं मानसूनी हवाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और अपर्दन की बात करें। अपर्दन यानी क्या होता है? जल या पवन द्वारा मिट्टी का जो है वो कटाव होना, उसी को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अब आपके लिए कुछ अभ्यास के हम प्रश्न लेके भी आए हैं साथियों, इनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्योंकि चैप्टर पूरा पढ़ लिया हमने तो शायद आप इनके आंसर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? क्या मैंने पढ़ा था अरावली पढ़ा था? जी बिल्कुल, अरावली आया था। पूरी मैदान भी आया था साथियों। थार का मरुस्थल भी आया था। क्या हमने हिमाचल प्रदेश, इस हिमालय प्रदेश पढ़ा इसमें? नहीं पढ़ा। तो आंसर क्या बनेगा साथियों इसमें? आंसर द बनेगा। अगले का आंसर आप स्वयं देंगे साथियों। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये बहुत आसान प्रश्न है साथियों। और हाँ, बताना भी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम चैप्टर को फिनिश करते हैं। इसी तरीके से अगला चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।